नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान जो कि स्वामी विवेकानंद जी का योग के ऊपर जो व्याख्यान है, उसका एक संकलन है और योग विज्ञान नाम की पुस्तक के नाम से ये प्रकाशित हुआ है। तो इसका हम 11वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है पावर्स ऑफ माइंड यानी मन की शक्तियाँ। इसका 5वां भाग आज हम देख रहे हैं और ये आखिरी भाग है इसका। ठीक है? इसके बाद एक चैप्टर बचेगा वो मुश्किल से 1 या 2 वीडियो लगेंगे। आई थिंक कि 1 वीडियो और आएगा इसके बाद। इस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म होने के लिए बस 1 या 2 वीडियो की और ज़रूरत रह गई है। तो आइए देखते हैं पावर्स ऑफ माइंड में ये 5वां भाग जो अंतिम भाग है, ये क्या इसमें बताया गया है। तो इसमें आप सबसे पहले तो पिछले भाग जो पार्ट नंबर 4 तक हैं इस चैप्टर के वो देख लीजिएगा। इनफैक्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही देखिए, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी है, विवेकानंद जी के जो विचार हैं, वो अपने आप में बड़े ही प्रैक्टिकल और बड़े ही व्यावहारिक तरीके से हमारे सामने रखे गए हैं और किस नज़रिए से हमें आध्यात्मिकता को और किस नज़रिए से हमें योग को देखना चाहिए। इसको लेकर के मेरे ख्याल से आज के समय में योगानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी के अलावा किसी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से इन्होंने बात कही है, उतने अच्छे तरीके से शायद ही किसी और ने कही है। योगानंद जी और विवेकानंद दोनों में से मैं किसी की कंपैरिज़न नहीं कर पाता कि हाँ, दोनों में से कौन बेटर है। मुझे लगता है कि दोनों एक ही हैं। दोनों एक जैसी ही बातें करते हैं, दोनों के विचार एक जैसे ही लगते हैं, मुझे दोनों में कभी अंतर दिखाई ही नहीं देता। तो विवेकानंद जी हैं और योगानंद जी पे भी हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, वो अलग चैनल है, उसपे है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के जो टाइटल है उसमें उस चैनल को टैग कर दूँगा, वहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो एक पूरी सीरीज़ है, एक पूरी प्लेलिस्ट है जो कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पर है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पिछले भाग तक आप इसको देख लीजिएगा, चैप्टर 11 पावर्स ऑफ माइंड और आज आखिरी भाग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस आखिरी भाग में जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि जो मन की शक्तियाँ हैं, यानी अगर आपने मन को कंट्रोल में कर लिया, तो मन की शक्तियों का आप इस्तेमाल कर पाएँगे। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्तियों का इस्तेमाल आप तब कर पाएँगे जब आप उसे वश में कर लेंगे, ठीक है? मन की शक्तियाँ क्या हैं? मन बहुत शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है? एक मन जो कि हज़ारों विचार से घिरा हुआ है, वो कमज़ोर मन है। लगातार हज़ारों विचारों के हमले उस पे हो रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहा, एक माइंड में फॉग सा बना हुआ है, वो एक कमज़ोर मन है। लेकिन अगर ये सारा फॉग हट गया, तो ऐसा ही मन बहुत ही ताकतवर हो जाता है। इतना ताकतवर हो जाता है कि ये जनरेट करने लगता है विचारों को, नए विचारों को। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसा था जो कि छुपा हुआ था, पूरी दुनिया को नहीं पता था और वो आ गया, सामने आ गया। और ये तभी होता है जब आपका मन शांत हो। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े शोधकर्ता, फिलॉसफर होते हैं, वो अकेले में क्यों बैठते हैं? अकेले में बैठ कर के घंटों विचार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें शांत मन चाहिए। आस-पास डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं। बगल में डिस्ट्रैक्शन होते ही सारी बात बिगड़ जाती है। तो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्ल्ड चाहते हैं अपने चारों ओर और इसीलिए वो अकेले में रात-रात भर जब अंधेरा होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब बैठ कर के विचार करते हैं और तब जाकर के वो कुछ नया लेकर के आते हैं और ऐसा लेकर के आते हैं कि वो संसार के लिए एक रास्ता बन जाता है। बड़े-बड़े फिलॉसफर्स की बातें हम आज भी करते हैं। बड़े-बड़े विचारकों के जो बड़ी-बड़ी जो लाइन्स लिखी हैं उन्होंने, छोटे-छोटे जो सूत्र दिए हैं उन्होंने, उनकी बात हम आज भी करते हैं, हम उनको कोट करते हैं। तो ये सब कहाँ से आया? ये विचार बड़ी गहराई में उतरने के बाद मिलते हैं। "जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ" जिसने पानी में गहरा बैठ कर के खोजा, पानी यानी कि विचारों में बैठ कर के बहुत गहराई से जाकर के खोजने की कोशिश की, उसी को विचार मिले यानी सीप में से मोती मिला। सीप में से मोती कब मिलेगा? जब समुद्र की गहराइयों में जाओगे, वहाँ सीप मिलेगा और उसके भीतर मोती बंद है। तो गहराई में जाना होगा, अपने मन की गहराई में जाना होगा और गहराई में जाने के लिए ऊपर जो जाल पड़ा हुआ है विचारों का, उसको हटाना पड़ेगा। तो जब उस जाल को हटाओगे और तब जाकर के मन की गहराई में उतरोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ताकतवर है। बिना मन की शक्ति के, ना तो कोई वैज्ञानिक खोज हो सकती थी और ना ही कोई फिलॉसफर इतने बड़े-बड़े जो आज के समय में हमारे सामने कोट रखे हुए हैं, जो कोट हम करते हैं, जो स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं, जो हम कोट करते हैं हर जगह, वो भी नहीं आते। इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है मन का शांत होना। मन का शांत होना मन की शक्तियों को जागृत कर देता है। मन शांत होता है तो मन की शक्तियों को जागृत करता है। एक शांत मन ही समझ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और शांत मन के लिए जो है आपको अकेले में, बिल्कुल अकेले में जाना होता है कई बार। जैसे वैज्ञानिक थे वो अक्सर अकेले में रहते हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी खोजें की। दुनिया से अलग, मतलब इस तरीके से अलग हो जाते हैं, कुछ तो नेचर भी उनकी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि लोग जो उनके आस-पास होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ कहने लगते हैं, पागल कहने लगते हैं। जैसे न्यूटन को लोग पागल समझते थे, ठीक है? और न्यूटन की तो एक कहानी ये भी है कि उन्होंने क्या किया था कि एक बार देखा कि यार ये समझने की कोशिश की कि आखिर में ये जो चिड़िया आती है, ये उड़ती कैसे है? आती है, बैठती है, उड़ जाती है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। मैं ऑब्ज़र्वेशन पावर की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो सही पहुँचे या गलत पहुँचे। ऑब्ज़र्वेशन की बात कर रहा हूँ।
ऑब्जर्वेशन इस लेवल का था उनका कि उन्होंने ये समझा कि चिड़िया आती है ऊपर से नीचे बैठती है और एक जो है उसको खाती है, कीड़े को खाती है और फिर उड़ जाती है। ऐसे ही दूसरी चिड़िया भी आती है, कीड़े को खाती है, उड़ जाती है। तो उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये जो कीड़े हैं ना, इन्हीं को खाने से इनमें उड़ने की ताकत आती है। छोटे थे, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, तो उनको यही समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नौकरानी जो उनके यहाँ काम करती थी उसको बुलाया और ढेर सारे कीड़े जो उनके खेत में थे उनको पीसा और पीस करके घोल बना करके अपनी नौकरानी को खिला दिया। अब बढ़ गई वो बीमार। अब वो बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ गई तो समस्या क्या हुई कि अब उनकी डाँट पड़ी, उनको समझाया गया कि तुम कैसे लेवल के बेवकूफ़ हो। तो उस समय अगर हम देखें तो कोई ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति एक दिन गुरुत्वाकर्षण के बारे में इतना बड़ा फ़ॉर्मूला दे देगा, जिसके बेसिस पे आज जो है चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण है, 2 ग्रहों के बीच की जो दूरी है और उसके लिए हमें किस तरीके से अगर कोई यान भेजना है तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, गुरुत्वाकर्षण को लेकर के क्या ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? कितनी स्पीड से हमें जो है जब हम किसी दूसरे ग्रह पे अगर हम अपना कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो वो सैटेलाइट कितनी स्पीड से नीचे की ओर उतरना चाहिए, वो गुरुत्वाकर्षण पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से उतारोगे तो फट जाएगा वहाँ पे। भले ही 1/6 है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लेकिन फिर भी आप देखो कि इतनी तेज़ी से वहाँ पर चीज़ें लैंड करती हैं कि एक बार तो क्रैश कर ही गया था हमारा जो चंद्रयान था। दोबारा दूसरी बार में वो गया और लैंड कर गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम खोजा, उसके बारे में डिटेल दी, वो कौन थे? वो थे न्यूटन। न्यूटन जो है वो डिटेल देने वाले थे, ठीक है? तो ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, ये कैसे सामने आया? उनके विचारों की गहराई की वजह से सामने आया। और जो ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये कई बार हेल्प करने लगती है। कैसे हेल्प करती है? लोग आपसे दूर हो जाएँगे। पागल है, हटाओ छोड़ो, पता नहीं क्या है, ठीक है? जेम्स वाट के साथ भी यही था, डाँट खाते रहते थे। आइंस्टीन के साथ भी यही था, स्कूल से निकल गए थे और न्यूटन के साथ भी यही था, आपने कहानी अभी सुनी ली। आइंस्टीन के साथ तो एक काम और हुआ था कि उनके घर में बिल्ली का एक बच्चा हुआ करता था, लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है बड़ा हो गया, बिलौटी थी वो, बिल्ली थी और उसने फिर जो है एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है? तो बच्चे को जब जन्म दिया तो आइंस्टीन के दिमाग में आया कि यार ये बिल्ली तो बड़ी है और मेरे घर की खिड़की में एक गोल-सा छेद है। उन्होंने देखा कि उनके घर की खिड़की में गोल-सा छेद है जिससे होकर के वो बिल्ली आ जाती है। उन्होंने सोचा कि यार ये बिल्ली बड़ी है, ये जो है इस छेद से आ जाती है, लेकिन बिल्ली का बच्चा छोटा है, वो कैसे आ पाएगा? तो उन्होंने क्या किया कि उसके बगल में एक छोटा छेद बना दिया। ये सही घटनाएँ बताई जाती है जो। बगल में एक छोटा छेद बना दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़े वाले छेद के बगल में छोटा छेद बनाया, इससे आ जाएगी। अब आप सोचिए कि हमारे और आपके जैसे लोग जो आइंस्टीन के कहीं बराबर नहीं हैं, कहीं बराबर की बात छोड़िए उसके हज़ार लाख गुने 1 बाई जो है 10,000 या 1 बाई 1 लाख जो पोर्शन होगा शायद उस लेवल की भी औकात हमारी नहीं है आइंस्टीन के कंपेयर में। लेकिन सोचिए आज के समय में एक कॉमन आदमी की तरह हम सोचें, एक कॉमन सेंस लगाकर सोचें, तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आइंस्टीन कर रहे थे हम अगर हम सोचने लगें। भाई जो बड़ा वाला छेद है उससे अगर बड़ा बिल्ली का बच्चा आ सकता है तो छोटा भी तो उसी से आ जाएगा। छोटा छेद बनाने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उन्होंने किया। तो क्या था ये? ये सोचने की इतनी गहरी क्षमता है कि अपने आस-पास क्या है, मेरे विचारों में भी क्या एनोमलीज़ हैं, लॉजिकल एनोमलीज़ हैं, उसका भी ध्यान नहीं है। केवल और केवल विचार हैं। मन बिल्कुल एक तरफ जा रहा है। वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं रहा। कितना कॉन्सन्ट्रेटेड है किसी तरह का प्रश्न पुरानी मान्यताओं पे या किसी तरह का प्रश्न पुरानी चीज़ों पे जो एक्जिस्टिंग लॉजिक है उस पे कर ही नहीं रहा। एक्जिस्टिंग लॉजिक को बिल्कुल भूल जा रहा है। मेन चीज़ बताने की मतलब ये है बताने का मेरा मतलब ये है कि जो एक्जिस्टिंग लॉजिक है उसको जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में फीड होता है, उस तक को नकार देता है जब हमारा मन एक्टिव होता है। ये है वो स्तर मन की एकाग्रता का। बिना मन की एकाग्रता के कभी भी कोई आइंस्टीन नहीं बन सकता, कभी भी कोई न्यूटन नहीं बन सकता। तो बिना मन की एकाग्रता के मन की शक्तियाँ सामने नहीं आती हैं और जब मन की शक्तियाँ सामने आती हैं तो क्या मिलता है हमें? न्यूटन मिलता है, आइंस्टीन मिलता है, विवेकानंद जैसे लोग मिलते हैं, योगानंद जैसे लोग मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर विवेकानंद जी ये कहते हैं कि मन की शक्तियों के प्रयोग सीखे और सिखाए भी जा सकते हैं। सीखे कैसे जा सकते हैं? कोई व्यक्ति जब अपने आप को मेडिटेशन में ले जाना सीख जाता है, योग करना सीख जाता है और मन को शांत करने की विधियों का अभ्यास करके मन को शांत करना सीख जाता है, तो यही चीज़ वो दूसरों को भी सिखा सकता है, दूसरों की भी मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह कैसे संभव है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लैबोरेटरी हमारे भीतर है और लैबोरेटरी में जाने वाले भी हम ही हैं। इसलिए दूसरा सामने वाला जो इन चीज़ों की तरफ कभी गया ही नहीं, योग की तरफ कभी गया ही नहीं, इन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं या फिर निपट नास्तिक है कि कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता किसी चीज़ को, इसका संबंध वैसे नास्तिकता से है ही नहीं, योग का संबंध। ठीक है? ये पूरी तरीके से एक साइंस है। ठीक है? तो नास्तिकता-आस्तिकता का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई नास्तिक कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता योग क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर वो मूर्ख है।
फिर वो नास्तिक नहीं है, फिर वो एक तरीके से बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। क्योंकि ये अपने आप में पूरी तरीके से योग जो है, एक पूरी तरीके से एक विज्ञान है और इसके जो लक्षण हैं, वो साफ नज़र आते हैं। योग का सीधा-सा अर्थ है मन की स्थिरता। इसका एक ही उपाय है, बिना मन की स्थिरता के योग नहीं हो सकता और मन की स्थिरता के बिना संसार में कोई काम नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आपको अपने जीवन का एक छोटा-सा निर्णय भी लेना हो अपने परिवार से जुड़ा हुआ, तो भी आपको एक स्थिर मन चाहिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, तो हो सकता है कि आप निर्णय लेने के बजाय डिज़ास्टर कर बैठें, राइट? तो मन की स्थिरता हर जगह पर एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो हम केवल इतना कह सकते हैं, अगर हम बात करें योग विज्ञान की कि हाँ, मन की शक्तियों से इतना कुछ हो सकता है। हम दूसरे के मन की बात तक जान सकते हैं, राइट? जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था जब ये बात आई कि हाँ, दूसरों के मन की बात जानी जा सकती है और कोई बागेश्वर धाम है, ठीक है? वो क्या करते थे कि सामने पर्ची जो है लिख देते थे, सामने वाले को जाने बिना और उसको देख करके केवल उसके बारे में जानकारी लिख दिया करते थे। तो उस चीज़ को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ कि पता नहीं ये सब पाखंड फैला रहे हैं, ये वो है। लेकिन जब वामपंथियों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ठीक है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार एक लड़की है, उसका नाम है सुहानी शाह, वो भी ना सामने वाले के मन के विचार पढ़ लेती है, उसको लेके आते हैं और फिर बताएँगे कि ये विज्ञान है। अरे भाई, जो तुम्हारा विज्ञान है, जिसे तुम विज्ञान कह रहे हो, वही विज्ञान तो हमारे पास पहले से है, मन की शक्तियों को जानने का विज्ञान। मन की श अपने एक मन के द्वारा दूसरे मन को जानना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये संभव है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है ये जान जाओगे, आप उसके मन की स्थिति जान जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उन विचारों के चलने की वजह से हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है। विचारों का चलने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पल्सेस का जनरेट होना। इलेक्ट्रिक पल्सेस के जनरेट होने का मतलब क्या है? उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है कि वी आर एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, ठीक है? और हम जिस तरह के मैग्नेट हैं, दूसरे सामने अगर हमारे दूसरा व्यक्ति बैठा हो और वो भी अपने विचारों को संतुलित करके एक तरफ ले आ पाता है, उसको पता है कि हमें कब स्थिर रहना है, कब शांत रहना है। अगर वो इस विधि को जानता है, स्थिरता को, शांति रखने को जानता है और अपनी जो इंटरनल मैग्नेट है, उसे एक तरीके से अलाइन कर पाता है, तो वो सामने वाले की मैग्नेट के जो पोल्स हैं, उनके साथ अलाइन हो सकता है और उसकी मनःस्थिति क्या है, वो दुखी है कि परेशान है, उसके एक शब्द बोले बिना वो जान सकता है। वो देख करके उसे समझ सकता है। ठीक है? इसी को कहते हैं एनर्जी रीड करना और ये जब किया गया तो हाँ जी भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और वो बड़ा पाखंडी है। आज तक ये पता नहीं चला कि वो कैसे करते हैं, आज तक फाउल प्ले निकाल नहीं पाए। आज तक फाउल प्ले उसमें निकाला नहीं गया। पकड़ में नहीं आया है कि क्या फाउल प्ले है। लोग कहते हैं कि फाउल प्ले है, बागेश्वर धाम फाउल प्ले करते हैं, ये पकड़ में नहीं आया है, लेकिन फाउल प्ले है जी, ये पाखंड है, पाखंड है। भाई जाकर के पता तो करो। मैं भी कहता हूँ चलो पाखंड होगा, लेकिन पता तो करो। लेकिन तुमने एक तरफ ये भी दिखाया कि ये तो विज्ञान है, ये देखो सुहानी साहब बैठी है, ये बता देती है। तो जब अगर तुमने ये बताया है, तो क्या पता उसी विज्ञान का इस्तेमाल वो कर रहा हो। वो बस गेरुआ कपड़े पहना है और तुम्हारी जो एक्सेप्टेंस है गेरुए कपड़े को लेकर के वो है नहीं, क्योंकि तुम तो हो वामपंथी। तो इस वजह से तुम्हारे साथ हो रही है दिक्कत। तो इसलिए तुम क्या कर रहे हो? इन चीज़ों का विरोध कर रहे हो। लेकिन असल में वो चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है? यह आपने खुद साबित कर दिया सुहानी शाह के माध्यम से। ठीक है? जो सुहानी शाह जी को यूज़ किया था वो एक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट हाँ, उनको लाया गया था। आई एप्रिशिएट कि हाँ, उनको लेकर के आए और ये चीज़ दिखाया, सामने करके दिखाया उसने कि हाँ, मैं काफ़ी चीज़ें जान पाऊँगी। हालाँकि जो हमारे क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने उलझा दिया था एक जगह पे। हालाँकि लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने सामने वाले की बातों को पढ़ लिया था कि वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इस तरह की बातें करके दिखाई भी। अब इसमें कितना फाउल प्ले है आई डोंट नो। मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, सही दिखाया होगा। कोई जानबूझ करके केवल जिद की वजह से कि हाँ, उस आदमी को गलत साबित करना है, इस वजह से कोई फाउल प्ले नहीं किया गया होगा, वहाँ पे नहीं किया गया गया होगा, ये मैं विश्वास कर सकता हूँ या फिर ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये है सारी चीज़ें, यहाँ पर भी यही बात विवेकानंद जी कह रहे हैं और ये आज नहीं कह रहे हैं, ये 1893 की बात है। वो ये कह रहे हैं कि हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह कैसे संभव है। असंभव कहने का अधिकार किसी भौतिक वैज्ञानिक को नहीं है, मतलब कोई भी जो व्यक्ति जो कि वैज्ञानिक माइंडसेट का है, साइंटिफिक माइंडसेट का है, उसको ये बात कहने का हक ही नहीं है कि ये संभव कैसे होगा। संभव तो होगा, तुम ये पूछो कि कैसे होगा? ये पूछना ज़रूरी है कि कैसे होगा? कोई अगर आदमी कहता है कि ये किया जा सकता है, तो उससे पूछो कि ये कैसे होगा? लेकिन ये मत बोलो कि नहीं ये असंभव है। उसी से पूछो कैसे होगा? अगर वो नहीं बता रहा तो तुम जानने की कोशिश करो कि क्या ये वाक़ई में संभव है? इंटरेस्ट है अगर तो तुम खोजो, ठीक है? आगे उन्होंने ये बताया कि जो भारतीय मन है, उन्होंने एक कॉमन परसेप्शन बताया भारतीय मन का, जो इंडियन माइंडसेट होता है, वो क्या करता है कि अगर किसी एक चीज़ में लग जाता है, तो हम उसी चीज़ में लग जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उसके पीछे पड़ने के बाद जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम पीछे पड़े रहते हैं। हम अलग-अलग चीज़ों पे विचार नहीं करते। एक बार में एक चीज़ पे फ़ोकस होकर के हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये उस समय की बात बताई जा रही है, जब हमारे यहाँ इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हुई थी। गणित की बात हो, बीजगणित की बात हो और गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा उससे कई समय पहले, बहुत साल पहले।
गुरुत्वाकर्षण की बात हमारे यहाँ की गई है, हमारे शास्त्रों में गुरुत्वाकर्षण की बात की गई है। बीजगणित हमारे यहाँ का है, जो एक फॉर्मूला है, अगर आपने देखा हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, जिसमें आप जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट वाज द फॉर्मूला। ये यहाँ का था, इंडिया का दिया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, ये भारतीय फॉर्मूला है, बीजगणित का जनक है भारत। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ हुआ करती थी। यानी जिस गणित में, जिस विज्ञान में आज हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड आगे है, उन चीजों में हमारा जो साइंस, उन चीजों में हमारा जो, हमारी जो सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता थी, वो बहुत पहले आगे थी। बीज गणित की बात, जिसमें बीज गणित में जो श्रीधराचार्य रीति है, जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, उस फार्मूले की बात तो बहुत पहले कर दी गई थी। श्रीधराचार्य ने बहुत पहले वो फार्मूला बता दिया था कि किस तरीके से बीज गणित में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघातीय समीकरण है, तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो है फॉर्मूला उन्होंने दिया था। तो ये फॉर्मूला कहां से दिया? भारत ने ही तो दिया। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो खोज की होगी, कुछ तो विचार किया होगा। तो विवेकानंद जी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये सब भारत की देन है, और भारत इन चीजों में आगे था जिन चीजों में आज जो है वेस्ट आगे है। लेकिन भारत ने ये समझा, भारतीय मन ने ये समझा, भारतीय मनीषियों ने ये समझा कि ये चीजें पॉसिबल तब हो पाती हैं जब हमारा मन स्थिर हो। कोई एक व्यक्ति महामूर्ख है, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि बड़े बड़ी चीजें खोज ले रहा है। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कब जो है चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, इस स्तर तक जा चुका है। आज तो आप दूरबीन लगा करके देखते हो, आज तो आप सैटेलाइट के माध्यम से ये चीजें समझ पाते हो। पहले जो है इन चीजों की भविष्यवाणी यहीं बैठे बैठे कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये सारी बातें हमारे यहाँ पहले ही पता लग जाया करती थी। तो कैसे पता लग जाया करती थी? तो ये समझने की कोशिश की गई, तो पता चला कि ये चीजें तो बहुत स्थिर मन का काम है, लेकिन मन को स्थिर कैसे किया जाए? किसी का स्थिर है, किसी का नहीं है। तो क्यों ना इन चीजों पे काम करने के बजाय पहले इसी चीज पे काम किया जाए कि मन को स्थिर कैसे किया जाए। वहां से शुरुआत होती है, भारत की यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव की। और आध्यात्मिकता की ओर भारत वहां से झुकना शुरू करता है, इन चीजों में जाना शुरू करता है। एक तरीके से एक नया स्ट्रीम शुरू हो जाती है, और जब भी कोई नई स्ट्रीम शुरू होती है, तो भारत में या किसी भी जगह पे क्या होता है, उसकी एक पूरी की पूरी ब्रांचेस खुलने लगती है, नकल शुरू हो जाती है। जैसे अगर एक कोचिंग सेंटर खुले, या फिर कोई एक मिठाइयों की दुकान खुले जो कि काफी फेमस हो गई हो, और लोगों को दूर दूर तक उसके बारे में पता हो, तो कहीं किसी एक छोटे से गांव में, किसी छोटे से कस्बे में उसी की एक कॉपी खोल ली जाती है। कुछ लोग करते हैं ऐसा। रीबॉक एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन रीबॉक के बजाय रीबूक इसके भी शूज आते हैं। मार्केट में जाके देखेंगे तो ब्रांड को जो है थोड़ा सा ट्वीक करके उसके शूज आते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका नाम हो जाता है, फिर उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं और उसकी कॉपी बननी शुरू हो जाती है। कोचिंग सेंटर खुला हो, कोचिंग सेंटर बहुत चल रहा हो, पता चला कि एक कोचिंग सेंटर खोला, और पता चला लोगों को कि यार वो तो करोड़ों लाखों में कमा रहा है कोचिंग सेंटर खोल करके। तो उस शहर में रहने वाले बाकी लोग भी क्या करेंगे, वो भी देखेंगे कि क्या हमारे पास स्कोप है पढ़ाने का, क्या हमें है कुछ काबिलियत पढ़ाने लिखाने की। वो भी निकल पड़ेंगे। भले ही उनके पास कंटेंट ना हो, भले ही उनके पास चीजें सही से ना हो, भले ही वो चीजों को कचरे के रूप में सामने रख रहे हो, फिर भी कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की जगह कुकुरमुत्ते की तरह जगह जगह आपको उगे हुए दिखाई दे जाएंगे उस शहर में। फिर तो एक तरफ चलने लगता है हमारा समाज। तो उसी तरीके से जब ये एक स्ट्रीम शुरू हुई जहां पे मन पर काम करना था, तो इस समय क्या हुआ, मन पर काम करने वाली एक स्ट्रीम जब आई, तो जो मनीषी आए, जो बाबा आए, जिनको बाबा कहा जाता है आज के समय में, वो बड़े बड़े सन्यासी थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। वो जब आए तो उनके पीछे दूसरे लोग भी चल पड़े। कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, हर कोई जो है गुरु बनने लगा, हर कोई जो है सिद्धि का मार्ग बताने लगा। उनमें से कुछ सही थे, कुछ गलत थे, कुछ पाखंडी थे, तो कुछ सिद्ध थे। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया। तो यही विवेकानंद जी ने आगे कहा भी है। तो आगे उन्होंने इसी इसी में आएगा वो लाइन, इसी में वो लाइन मैंने लिखी हुई है, विवेकानंद जी ने कही है कि जिस तरीके से कोई भी बिजनेस जब चल पड़ता है, तो लोग जो बिजनेस माइंडसेट के होते हैं ना, वो उसको बिजनेस की तरह ही देखते हैं। जैसे आध्यात्म को एक बिजनेस की तरह देखा जाने लगा कि भाई आओ हम तुम्हारा फायदा कराएंगे। लोगों को लगा कि हाँ ये हमारे फायदे की चीज है। जहां लोगों को लगा फायदे की चीज है, वहीं फायदा कमाने वाला आ जाता है। आपको लगना चाहिए कि इसमें फायदा है, किसी चीज में आपको लगना चाहिए कि इसमें फायदा है, फिर आपसे फायदा कमाने वाला बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है। भले ही ये फायदा ना कमाने की चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सामने वाला बैठा हुआ है। हर तरह का इंसान है ना संसार में, तो जो फायदा कमाने वाला है फिर आ जाएगा, वो आकर के बैठ जाएगा, वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो यही बात विवेकानंद जी ने कही है कि हर चीज की तरह इसमें भी पाखंड शुरू हो गया। जैसे दूसरे व्यवसायों में पाखंड शुरू हो जाता है, वैसे ही इसको भी व्यवसाय बना करके पाखंड शुरू कर दिया गया। और सही बात, मन के विश्लेषण की सही बात दबी रह गई। जितना भी है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सबका एक ही लक्ष्य है, योग, मन की स्थिरता।
मन को आत्मा में गला देना, मन और आत्मा में फ़र्क ना रह जाए, आपके बोध और आपकी आत्मा में कोई फ़र्क ना रह जाए, आपके बोध और आपके मन में कोई फ़र्क ना रह जाए, दोनों एक हो जाएँ। आप बोध से सोचें, मन से ना सोचें। आप बुद्ध बन जाएँ, आप ज्ञानी बन जाएँ, आप राम बन जाएँ, आप कृष्ण बन जाएँ। ये उद्देश्य होता है, योग कर जाएँ, ये उद्देश्य होता है। लेकिन जिन्होंने इसे दुकान की तरह खोला, उन्होंने क्या किया? हम दिलवा देंगे, हम करा देंगे, आपके यहाँ संकट आ रहा है, हम करा देंगे। वो संकट हरना, वो संकट हटाना, उसका उद्देश्य कुछ और होता है। ज़रूरी है वो भी, लोगों के जीवन से, रास्ते से कांटे हटाना ज़रूरी है। लेकिन उन काँटों को हटाने का उद्देश्य क्या है? उनके जीवन को भौतिक रूप से सुखी करना या उनके जीवन को आध्यात्मिक रूप से सुखी करना? अगर आप उनके जीवन को भौतिक रूप से सुखी करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें बाँध के रखा है, या फिर वो आदमी भी भौतिक सुखों की वजह से ही इन चीज़ों से बंधा है, तो गलती किसी की नहीं है। ना ही बेवकूफ़ बनाने वाले की गलती है, ना ही बेवकूफ़ बनने वाले की गलती है। उसकी माइंडसेट ही, उसका बेचारे का जो भाग्य है ना, वही खराब है। वो अभागा है। लेकिन जिसको ये पता है कि इसका उद्देश्य अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हटाने का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकूं। आध्यात्मिक उन्नति में बाधा ना आए, अपने बोध की ओर जो मैं जा रहा हूं, उस बोध की ओर जाने में कोई बाधा ना आए, बस इतना ही उद्देश्य मेरे जीवन का होना चाहिए। तो अगर इस चीज का ध्यान में रख करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के वो फायदेमंद है। जो मुसीबतें हटाने के वादा करने वाले लोग आपके सामने आए हैं, तब तो ये फायदेमंद है। तब तो अगर कोई आपको अंगूठी पहनने को कहता है, कड़ा पहनने को कहता है, तब तो आप पहनिए, तो कोई फायदा है। अदरवाइज आप, अगर आप केवल जीवन के संघर्षों से डर करके कड़ा पहन रहे हैं, तब तो कोई फायदा नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, उन सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं चाहते, और उसके लिए ये कड़ा और ये अंगूठियां डालना चाहते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेटलिस्टिक होकर के अगर आप ये करना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, और तब इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके योग के रास्ते में कोई बाधा ना आए, ईश्वर के साथ मिलन में या फिर योग करने के रास्ते में कोई बाधा ना आए, तब तो इन चीजों का कोई महत्व है। केवल उद्देश्य से ही फर्क पड़ जाता है। किसी का उद्देश्य है कि मेरे जीवन में जो है परेशानियां ना आए, गाड़ी, फ्लैट, चाबी उसकी, ये सब चीज़ें फटाफट मिल जाएँ। ये एक उद्देश्य हो सकता है। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि भगवान, ये सांसारिकता जो परेशान कर रही है ना, ये बीवी, बच्चे, घर परिवार, इन चीज़ों में शांति आ जाए, ठीक है? ताकि मैं आपके भजन में लगा रह सकूँ। अगर ये विचार है, तब तो ये कड़ा पहनना और ये सब चीज़ें पहनना अच्छा है, क्योंकि आपका उद्देश्य सही है कि आप अपने बोध की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये है कि भगवान, मैं डर गया इन संघर्षों से, और संघर्षों से डर करके मुझे ये चीज़ें पहननी है, तब तो गड़बड़ है, ठीक है? तो ये चीज़ है। एक समय में भारतीयों ने मन पर अध्ययन शुरू कर दिया। भौतिक विज्ञान मर-सा गया, यानी यही सब चीज़ें जो पहले हमारे यहाँ खोजी जाती थी, फ़ॉर्मूले, ये सब खत्म हो गया। लोगों का पूरा ध्यान मन के विज्ञान की तरफ चला गया, और मन के विज्ञान की तरफ जब चला गया, तो वो कठिन विज्ञान है। इसलिए जो कुछ सरल लग रहा था, जो लोगों को आकर्षित कर सकता था, जो पाखंड सा दिखता है, वो सब लोगों को बड़े आराम से आकर्षित करने लगा, और यहाँ पर भारत में भौतिक विज्ञान से भी हम जाते रहे और आध्यात्मिक विज्ञान से भी हम जाते रहे। क्यों? क्योंकि केवल और केवल कुछ लोगों की वजह से आध्यात्मिकता का सही उद्देश्य लोगों तक पहुँचना बंद हो गया। जो सही उद्देश्य के साथ चले थे, उन बेचारों को तो अंग्रेजी में किताबें छपवानी पड़ी विदेशों में जाकर के। और जो लोग केवल और केवल लोगों को एक भीड़ इकट्ठा करके अपने आप को परमात्मा का अवतार बताने के लिए, जैसे है, एक हिसार में था, और एक जो है धनाना वाला बाबा जो है रहा होगा। धनाना में थे, हिसार में थे, बहुत से हैं, मतलब काफ़ी लोग आए, राइट? उनके ऊपर आरोप लगे। अब कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, मैं नहीं जानता। वो कानून का काम है। लेकिन जो भी लोग हैं, जो इस तरह के हैं, मैं ना तो उनके लिए कोई बुरे बात कहना चाहूंगा, ना ही मैं उनके लिए कोई सम्मान, मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा, ना उनके सम्मान में, ना उनकी बुराई में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें जो आई, इनके जो फॉलोअर होते हैं, उन फॉलोअर्स की बात सुन के लगता है कि हाँ, वो एक तरीके से ऐसी तरफ जाना चाहते हैं जो उनको क्विक फिक्स दे दे, पुरुषार्थ किए बिना क्विक फिक्स दे दे। कहीं जादू हो जाए, बाबा जो है हाथ से गोली रोक लेते हैं, ठीक है? बाबा जो है सिर पे हाथ रख देते हैं, तो जो है कैंसर ठीक हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में जो लोग उलझे हुए हैं, इन चीज़ों की वजह से जो लोग किसी को परमात्मा समझने लगते हैं, और वो सामने वाला भी, एक तो जो धनाना वाले हैं, वो तो अपने आप को परमात्मा ही कहने लगा था। वो तो खुद ही अपने आप को कबीर का अवतार बताने लगे थे। कहने लगे थे, मैं कबीर का अवतार हूँ, कबीर ही असली परमात्मा है, और उन्हीं का अवतार लेकर के मैं आया हूँ, वही मैं ही हूँ, और कोरोना मैं ही भगाऊँगा। कोरोना भाग गया, दोबारा आ गया, और वो अभी तक जेल में है। उन्होंने यही बोला कि विश्व युद्ध मैं ही रुकवाऊँगा। विश्व युद्ध कब होगा, क्या होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता, और अभी भी वो जेल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, पुलिस ने जब उनसे कुछ पूछताछ करनी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस पे ही हमला कर दिया, प्रशासन पे ही हमला कर दिया। एक तरीके से भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसा था ये। और उसके बाद उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, और अब वो जेल में है। और अभी भी उनके भक्त मुझे समझाते रहते हैं, कई बार आते हैं, पर्सनल कमेंट करते हैं, कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, तुम जो है तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो आएँगे, वो लीला कर रहे हैं।
पता नहीं क्या लीला कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो असली आध्यात्म है, जो सही रास्ते पर चले थे, वो तो बेचारे विवेकानंद की तरह अंग्रेजी में भाषण देते फिरे, क्योंकि हिंदी में कोई सुनने वाला नहीं बचा। हिंदी में सुनने के लिए कुछ और बच गया। ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत होने लगी। तो इसलिए हमारे यहाँ भौतिक विज्ञान से भी भारत जो है जाता रहा, और आध्यात्मिक विज्ञान से भी भारत स्ट्रगल करता रहा। लेकिन आज वापस आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों ही जगहों पे भारत फिर से उन्नति कर रहा है, वापस ट्रैक पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग, दिक्कत ये हुई थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिफिक माइंडसेट के लोग हैं, वो स्क्रिप्चर्स में नहीं घुसते थे। वो अपने देश के जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब पढ़े लिखे लोगों ने, साइंटिस्ट लेवल के लोगों ने, इसरो के वैज्ञानिक हो, चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हों, जयशंकर जैसे बड़े बड़े आईएएस आईएफएस जैसे लोग, जब अपनी किताबों को लिखते हैं, वाई भारत मैटर्स एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने हनुमान जी के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी डिप्लोमेसी के बारे में लिखा है। अब निश्चित रूप से अगर उन्होंने उनकी डिप्लोमेसी के बारे में लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे प्रभावित होंगे, और आज की उनकी डिप्लोमेसी भी उनके प्रभाव के अंतर्गत ही काम कर रही होगी पूरे विश्व में। जहां जहां भी जाते होंगे, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी बात कहते होंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें जब होती हैं, तब जाकर के आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में हमारी उन्नति होती है। हमने अपना ही एक हथियार बनाया, जिसका नाम था आकाश तीर। एक डिफेंस सिस्टम बनाया आकाश तीर। उसने अभी पहलगाम हमले के बाद सही से मजा चखाया पाकिस्तान को, सारे ड्रोन उसने मार गिराए। 100% एक्यूरेसी थी उसकी, काफी एक्यूरेसी थी, S-400 से ज्यादा एक्यूरेसी थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हमारे यहाँ। तो अब वापस भारत जो है गेन कर रहा है साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और ये गेन कैसे कर रहा है? क्योंकि हमारे ही देश के लोग जा रहे हैं बाहर, और वहां जाकर के उन्हें सही पैसे मिलते हैं। तो वहां जाकर के कोई सुंदर पिचाई बना हुआ है, तो कोई सुंदर पिचाई जी हैं, कहीं पे कोई और है। ये सभी लोग जो है भारतीय ही हैं, और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक समय में भारतीयों ने मन पर अध्ययन शुरू कर दिया, और भौतिक विज्ञान एक तरीके से किनारे हट गया, क्योंकि मन पे ही सारा काम शुरू हो गया। इंद्रियों पर प्रयोग शुरू किया। किसी ने अपनी आंखों को टटोलना शुरू किया, किसी ने अपने कानों को समझना शुरू किया, किसी ने अपने जीभ को समझना शुरू किया, किसी ने अपने मुंह को समझना शुरू किया, बोलने को देखा कि बोलता क्यों हूं मैं, क्यों मेरे मुंह से कड़वे शब्द निकल जाते हैं। किसी ने इन चीजों पर विचार करना शुरू किया और मन के साथ उसे जोड़ा। क्योंकि ये बात समझ में आई कि मन ही इंद्रियों को चलाता है, तो इसलिए उन्होंने मन का अध्ययन करने के लिए पीछे से शुरू हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग करी। इंद्रियों के उपकरण है हमारे, मन का उपकरण है हमारी इंद्रियां। तो इंद्रियों को, यानी उपकरण को पकड़ करके उस उपकरण के पीछे की मॉडस ऑपरेंडी को समझने के लिए मन तक जाने का प्रयास किया। तो ये सब शुरू हुआ। ठीक है। इंद्रियों पर प्रयोग शुरू हुए। विज्ञान की तरह इसमें भी उपलब्धि आसान नहीं है। जैसे वैज्ञानिक खोजें आप करते हो, तो वहां पर भी आसानी से आपको चीजें नहीं मिलती, काफी समय तक शोध करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती, इसमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे विवेकानंद जी खुद बता रहे हैं कि काफी प्रयत्न के बाद भी मुझे बहुत थोड़ा सा ही पता है। लेकिन क्या हमें बहुत थोड़ा सा पता है, तो क्या हम इसको छोड़ दें यहीं पे? बहुत ज्यादा पता नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं नजर आता, या हमें करना ही नहीं चाहिए? तो यहाँ पर विवेकानंद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एक व्यापारी हैं, और आपके घर में कोई बड़ी समस्या हो गई हो, आपका घर में झगड़ा चल रहा हो, कितनी भी परेशानियां हो, पड़ोसियों से आपको दिक्कत हो, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा हो, ऑफिस में जाने के बाद कहीं जो है बकवास सुननी हो, बकवास करनी हो, क्लाइंट की गालियां सुननी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने व्यवसाय को करते हो, उसको छोड़ नहीं देते। उसी प्रकार से जितनी मेहनत वहां पे चाहिए व्यवसाय को करने में, कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए, आपको लगे रहना है। उसी तरीके से चाहे कितनी भी परेशानियां आए, इस योग विज्ञान के अभ्यास में लगे रहना है, तभी जाकर के कुछ ना कुछ आप पाओगे। कुछ लोग ज्यादा पा जाते हैं, कुछ लोग कम पाते हैं, लेकिन पाता हर कोई है। ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि थोड़ा बहुत सबको पता लगता है। योग इससे भी अधिक की मांग करता है, यानी जितना आपको संघर्ष व्यापार करने में करना पड़ता है, जितना आपको वहां पे धैर्य रखना पड़ता है कि चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, मुझे तो अपने उस पे जाना ही है, व्यापार, अपने बिजनेस के काम पे जाना ही है, मुझे अपने ऑफिस जाना ही है, और सब कुछ फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी परेशानी चल रही हो मेरे जीवन में। तो ये सारी चीजें वहां पर करनी पड़ती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको, यानी योग के अभ्यास में भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। योग के अभ्यास में भी आपको ये मान के चलना पड़ता है कि कितनी भी परेशानियां आए, आपको लगे रहना है। योग इससे भी अधिक की मांग करता है, लेकिन थोड़ा बहुत सबको पता लग जाता है, जो भी इस रास्ते पर चलता है। आगे क्या है? जिस प्रकार से लाभप्रद व्यवसाय में अधिक पाखंडी होते हैं, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसी की बात मैं बता रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस प्रकार से जिस व्यापार में लाभ होने लगता है, उसकी कॉपियां खुल जाती हैं, उसके कॉपीज या उसके जो नकल है वो आ जाती है मार्केट में। उसी तरह से जब
इसकी बात आई, मन के अध्ययन की बात आई, योग की बात आई, तो योग को लेकर के भी बहुत से पाखंडी और बहुत से नकली लोग सामने आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से योग अपने आप में बुरा हो गया। लोग बुरे थे जिन्होंने पाखंड कर दिया, लेकिन योग अपने आप में बुरा नहीं था। ठीक है? इसको आज भी हमें फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करने लायक ही चीज़ है। ठीक है? आगे सबसे अंत में उन्होंने ये बताया कि ये बातें कह करके, बोल करके नहीं सिखाई जा सकती। इसको जो है अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि इस अनुभव में आपको अनुभव करना है। अनुभव कहाँ करना है? अपने भीतर करना है, लेबोरेटरी आपके भीतर है। आपको सिर्फ रास्ता बताया जा सकता है, अंत में उस लेबोरेटरी के भीतर जाकर के जो चीज़ें खोजनी है, वो आपको ही खोजनी है। गुरु केवल आपको अपनी लेबोरेटरी के दरवाजे तक पहुँचाने का काम कर सकता है, उस लेबोरेटरी में पहुँच करके जो उठाना है, वो आपको ही उठाना है, गुरु उठा के आपको नहीं देगा। गुरु आपके भीतर के गुरु को जागृत करने के बाद अपना काम बंद कर देता है। उसके बाद केवल और केवल आपको अपना काम करना पड़ता है। तो बाहर का गुरु भीतर के गुरु को जागृत करके छोड़ देता है। वो उठा करके कुछ नहीं देता। वो केवल मार्ग दिखाता है, बिल्कुल सही मार्ग पर चलाते हुए उसको आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पर आप जो है बिल्कुल दरवाजे पर खड़े होंगे और उस दरवाजे को खोलते ही सत्य आपके सामने होगा। ये काम करता है गुरु। तो बाहर का गुरु भीतर के गुरु को जागृत भर करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हुआ, पावर्स ऑफ माइंड। अब केवल एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम है पावर ऑफ माइंड। ये मन की शक्तियाँ, ये चैप्टर था मन की शक्तियाँ, यानी मन की क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? किस-किस प्रकार की शक्तियाँ वो प्रकट कर सकता है, ठीक है? अगला चैप्टर है मन की शक्ति, यानी खुद मन कितना ताकतवर है, खुद मन कितना ताकतवर है, मन की ताकत क्या है उसकी बात की जाएगी। मन की ताकत से कौन-सी ताकत पैदा होती है, वो इस चैप्टर में बताई गई थी। लेकिन खुद मन की ताकत क्या है, उसके बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा, उस पे कुछ बात करेंगे। तो उसका नाम है मन की शक्ति। यहाँ पर मन की शक्तियाँ था, वो मन की शक्ति है। तो आखिरी चैप्टर हम अगले वीडियो में, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 पेज हैं उसमें, तो आई होप कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी जो विवेकानंद जी की है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आप सब मुझे विदा दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।